फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबका आपके चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग झारखंड पीजीटी हिंदी का सिलेबस में देखे होंगे कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी के साथ साथ आपको स्कंदगुप्त नाटक भी पढ़ना है। तो मैं आज आई हूँ स्कंदगुप्त नाटक को लेकर और हमसे जितना संभव हो सकेगा उतना फैक्ट्स मैं आपको यहाँ दूंगी। कुछ फैक्ट्स तो यहाँ आपको सामने लिखा हुआ मिलेगा, कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको लिख लें। नाटक स्कंदगुप्त जो है 1928 में प्रकाशित हुआ था और इसकी जो कथा है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखी गई है स्कंदगुप्त नाटक। जैसा कि आप सबको पता है कि जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है या कहानियाँ हैं उनका आधार जो है ऐतिहासिक ही रहा है। उनका आधार ऐतिहासिक कथा ही रहा है, चाहे नाटक रहे चाहे कहानी रहे। और जैसे कामायनी को देखा तो उसमें क्या था कि पौराणिक कथा को आधार बनाया गया है, तो ये ऐतिहासिक कथा है। कुछ पात्र इसमें कल्पित भी हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि कुछ कल्पना का सम्मिश्रण भी इसमें है। मतलब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ऐतिहासिक है, लेकिन कुछ कल्पित पात्र हैं, तो कुछ कल्पना का भी सम्मिश्रण इसमें है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है इस नाटक का? गुप्त वंश के सन 1455 से लेकर 455 से लेकर सन 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन है। यानी कि इस नाटक में कब से कब तक का समय का वर्णन है, तो 455 से लेकर 466 तक, यानी 11 वर्ष का। इस नाटक में लेखन ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति और पारिवारिक कलह को दिखाया है। मतलब इस नाटक में क्या है कि इसमें गुप्तकाल की जो संस्कृति थी उसका इतिहास क्या था, राजनीति में क्या घटित हो रहा था और पारिवारिक कलह कैसे चल रहा था एक राजवंश में, इस चीज़ को दिखाया गया है। और उस समय हुन आक्रमणकारी भी आ रहे थे, यानी कि हुन के आक्रमण की चर्चा भी है। और इसमें स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा गया है। तो वो क्यों कहा जाता था कि जो हुनों को मारने वाला होता था, हुन पे जो विजय प्राप्त करने वाला होता था, उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी। यही कारण है कि स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा गया है इस नाटक में। तो स्कंदगुप्त का समय 275 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक। गुप्त वंश का समय आपका 275 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक रहा। यानी ये तो गुप्त वंश का समय हो गया, लेकिन नाटक में जो है 455 से लेकर 466 तक दिखाया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, ये आप ध्यान दीजिए, विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित है। आपको यदि इसका गुण पूछा जाए या कैरेक्टर पूछा जाए, आपको इस तरह का पूछा जाए कि स्कंदगुप्त क्या था, देशभक्त था, वीर था, साहसी था, तो आप यहाँ से बता पाएंगे। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये कथन किसका है? स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त नाटक में जो है कुल 5 अंक हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कितने अंकों का नाटक है, तो 5 अंकों का है। 33 दृश्य और 17 गीत हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 7 दृश्य है। यहाँ आपको जो है ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 7 दृश्य प्रथम अंक में, दूसरे अंक में 7 दृश्य, तीसरे अंक में 6, चौथे अंक में 7 दृश्य और 5वें अंक में 6 दृश्य है। और यदि हम गीतों की बात करें तो नाटक में 17 गीत हैं। ये हम लोगों ने देखा कि कुल गीतों की संख्या 17 है, जिसमें से देवसेना ने सबसे अधिक गीत गाए हैं। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक गीत किसने गाए हैं, तो देवसेना ने गाए हैं 5 गीत। विजया 2 गीत गाती है, नर्तकियाँ जो है 2 गीत गाती हैं, नेपथ्य से 2 गीत है और देवसेना की सखी 1 गीत गाती है। यानी देवसेना मातृगुप्त 2 गीत गाता है,
समूह गान एक है, स्कंदगुप्त एक गीत गाता है और प्रार्थना एक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और अब है क्या, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त जो है नाटक का नायक है। और इसमें नाटक में पात्र जो हैं, पुरुष पात्रों की संख्या 17 है, मुख्य 17 है, और बहुत सारे पात्र हैं लेकिन वो गौण है, मतलब उतना इसको आप मुख्य पात्रों की संख्या जो आप 17 मानिए, 17 है। तो पहला पात्र कौन है? स्कंदगुप्त, जो कि युवराज है और ये देश प्रेमी है, स्वाभिमानी है, वीर योद्धा है और स्त्रियों का सम्मान करने वाला है। आगे है कुमारगुप्त। ये कौन है? तो मगध का सम्राट है और महादंडनायक है। महादंडनायक का मतलब आप सेनापति से समझ सकते हैं। गोविंदगुप्त क्या है? कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त नाम का एक पात्र है, वो मगध का महानायक है। चक्रपालित है पर्णदत्त का पुत्र। बंधु वर्मा कौन है? तो मालव का राजा है। भीम वर्मा कौन है? बंधु वर्मा का भाई है। मातृगुप्त कौन है? कवि कालिदास को मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है। जब आप आषाढ़ का एक दिन भी पढ़ेंगे ना, तो आपको वहाँ मातृगुप्त की चर्चा मिलेगी, जो कि कालिदास का ही एक नाम है। प्रपंच बुद्धि, ये बौद्ध कपालिक है और ये कल्पित पात्र है। प्रपंच बुद्धि क्या है? कल्पित पात्र है। और सर्वनाग अंतरदेव का विषयपति है। कुमारदास ये धातुसेन है, इसका नाम धातुसेन भी है, सिंघल का राजकुमार है। पुरगुप्त स्कंदगुप्त का छोटा भाई है। भट्टार्क क्या है? नवीन महाबलाधिकृत है। पृथ्वीसेन है मंत्री। कुमार अमात्य खिंगिल है हून आक्रमणकारी। और मुदगल क्या है? ये विदूषक है, ये भी कल्पित पात्र है, ध्यान रखिएगा। अब स्त्री पात्रों की बात करें तो उसमें देवकी है, जो कि कुमारगुप्त की बड़ी रानी है। कुमारगुप्त की 2 रानियां थी, तो देवकी बड़ी रानी होती है और अनंत देवी जो है छोटी रानी होती है। और देवकी जो है स्कंदगुप्त की माता है और अनंत देवी पुरगुप्त की माता है। जयमाला कौन है? तो बंधु वर्मा की स्त्री है, मालव की रानी है। देवसेना कौन है? तो बंधु वर्मा की बहन है। विजया कौन है? मालव के धन कुमेर की कन्या है। और कमला कौन है? भट्टार्क की जननी है। रामा कौन है? सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी कौन है? तो मातृगुप्त की प्रेयनी सखी दासी है। नाटक के पात्रों को यदि हम बांटना चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक देव पात्र, दूसरा दानव पात्र और तीसरा मानव पात्र। तो देव पात्र में स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णगुप्त और बंधु वर्मा, यानी कि इसमें इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें हैं, कहीं नेगेटिव नहीं है। और दानव पात्र क्या है? इसमें जो है एक दूसरे से के प्रति षड्यंत्र करते हैं। इसमें कौन कौन है? भट्टार्क है, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी और विजया है। और मानव पात्र कौन है? ये सर्वनाग और जयमाला है, यानी कि इसमें आप दोनों का समावेश समझ सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव। कथा क्या है? कथा पे भी बात होना ज़रूरी है। कथा की बात करें तो पहले अंक में क्या क्या होता है? पहले अंक में सेनापति पर्णदत्त आता है और स्कंदगुप्त को राज्य का समाचार सुनाता है और आगे का सतर्क होने के लिए कहता है, क्योंकि हून आक्रमणकारी आ रहे होते हैं। सम्राट कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी है पहले अंक में। अनंत देवी प्रपंच बुद्धि भट्टार्क के साथ स्कंदगुप्त की माता को मारने का प्रयास करते हैं और सर्वनाग सिपाही को अपनी तरफ मिला लेता है। मातृगुप्त मुदगल षड्यंत्र की चर्चा करते हैं। गोविंदगुप्त प्रजा को हूनों के कब्जे से मुक्त कराते हैं। गोविंदगुप्त कौन है? तो स्कंदगुप्त के चाचा हैं, तात हैं। देवसेना, विजया, जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी, मालव की रानी दुश्मनों के आक्रमण से डरे हुए हैं, तभी उन पर हूनों का आक्रमण होता है और स्कंदगुप्त आकर उन्हें बचा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप ये नाटक को यदि आप देखिएगा तो मैं जब इस नाटक को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कुछ कुछ बाहुबली पिक्चर के कैरेक्टर याद आते हैं। एक तो नाम भी बहुत कुछ ऐसा है, बहुत मिलता जुलता है और कहानी भी मिलती जुलती है। जैसे बाहुबली के बांध काटने की जो घटना है वो भी इसमें है, इस नाटक में।
इसमें कुआं पार करते समय जो है बांध काटने की घटना जो है तीसरे अंक में वर्णित है, ये पहले अंक में नहीं है, तो बचा लेते हैं। और पहले अंक में ही है स्कंदगुप्त का ये कथन कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरा अंक प्रारंभ होता है, देवसेना विजया से बात करती है स्कंदगुप्त की बहादुरी पर मोहित हो गई है। क्या बात करती है कि वह स्कंदगुप्त की बहादुरी पर सर्वनाग को मारने जाता है, देवकी को मारने जाता है, और तभी उसकी पत्नी रमा जो है उसे रोकने का प्रयास करती हुई देशभक्ति की याद दिलाती है, पर सर्वनाग रुकता नहीं है। ये आपका दूसरे अंक में है। बंदीगृह में रमा देवकी के पास पहुंच जाती है और सर्वनाग के सभी साथी षड्यंत्रकारी को ललकारती है कि आओ कैसे मारते हो, ऐसे करके वो ललकारती है। स्कंद का आगमन होता है और वह माँ को बचा लेता है। षड्यंत्र, ये माँ को बचाने की घटना किसमें है, तो दूसरे अंक में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। षड्यंत्रकारी जो है माफ़ी मांगते हैं, और तब स्कंदगुप्त क्या कहता है, जो कि षड्यंत्रकारी कौन थे, अनंत देवी, पुरगुप्त, ये सभी। तो अनंत देवी से कहते हैं स्कंदगुप्त कि अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो, जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान रहना, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। गोविंदगुप्त का आगमन होता है, और जब उसे पता चलता है तो गोविंदगुप्त क्या करता है, भट्टार्क को गिरफ्तार कर लेता है, उसको बंदी बना लेता है, क्योंकि भट्टार्क भी इसमें शामिल था षड्यंत्र में। भट्टार्क के साथ विजया भी गिरफ्तार हो जाती है, कहती है कि मैं भट्टार्क की प्रेमिका हूँ और दोषी भी हूँ, ये कह के वो गिरफ्तार हो जाती है। और स्कंदगुप्त की ताजपोशी भी दूसरे अंक में होती है। स्कंदगुप्त अपने तात जो कि गोविंदगुप्त हैं, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा उनका स्नेह है, तो वो कहते हैं कि तात विपत्तियों के बादल घिरे रहते हैं, अंतर्विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है, ऐसे समय में केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। ये किसका कथन है, तो स्कंदगुप्त का है। गोविंदगुप्त महाबलाधिकृत सेनापति नियुक्त होता है। गोविंदगुप्त के बंदी भट्टार्क, विजया और कमला को स्कंदगुप्त छोड़ देते हैं, यानी सम्राट बनने के बाद छोड़ देते हैं। ये दूसरे अंक में ही। तीसरा अंक जो है वो कहाँ से शुरू होता है, तो क्षिप्रा नदी के तट के किनारे से शुरू होता है, और यहाँ क्या दिखाया जाता है कि प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क यहाँ मिल रहे होते हैं, और वहाँ विजया भी आती है, गीत गाती रहती है, और देवसेना भी आ जाती है उसी समय। प्रपंच बुद्धि और विजया राजकुमारी देवसेना के अंत का मतलब सौदा करते हैं या षड्यंत्र करते हैं। प्रपंच बुद्धि को महाशमशान के उग्रतारा की साधना के लिए बलि चाहिए थी। आप प्रपंच बुद्धि को आप जानते हैं कि ये बौद्ध कपालिक है, और बौद्ध कपालिक जो है उग्रतारा की साधना करते हैं, ये इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो विजया कहती है कि देवसेना को शमशान तक ले जाने का काम मेरा है, बाकी आप सबका समझिए, बाकी बात जो कुछ होगा वो आप लोग समझिए। यह सब मातृगुप्त सुनता है और स्कंदगुप्त को जाकर बता देता है। ये कौन सुन रहा था, मातृगुप्त, यानी कि कालिदास जो कि एक कवि है, वो किसको जाके बताता है, स्कंदगुप्त को। विजया देवसेना को लेकर महाशमशान में प्रपंच बुद्धि के पास आ जाती है, तभी छुपे हुए स्कंदगुप्त और मातृगुप्त आकर देवसेना को बचा लेते हैं। मगध के राजमंदिर पर अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया, भट्टार्क चारों हुनों से मिलने का विचार करते हैं, यानी षड्यंत्रकारी पूरे नाटक में कौन कौन है, तो ये लोग हैं। शक मंडल से विजय का समाचार है, परंतु गोविंदगुप्त वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये सब किस अंक में हो रहा है, तीसरे अंक में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जानना, आपको इस तरह की घटनाएं पूछी जाती हैं कि ये एक घटना दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस अंक में है, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप नाटक को कैसे पढ़ेंगे, नाटक को पढ़ने का यही तरीका है। बंधु वर्मा की जगह वो जो है बंधु वर्मा गोविंदगुप्त की जगह बलाधिकृत नियुक्त होते हैं। मातृगुप्त को देवसेना को बचाने का पुरस्कार के रूप में, मातृगुप्त को जो देवसेना को बचाते हैं ना, उसके पुरस्कार के रूप में कश्मीर का शासक नियुक्त किया जाता है। देखिए कैसे ऐतिहासिकता को जोड़ के नाटक बनाया गया है। जब आषाढ़ का एक दिन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बताया जाता है कि मातृगुप्त कश्मीर के शासक हो गए हैं। तो आप दोनों चीज़ को ना लिंक करके पढ़िए, इस कहानी को आप उस कहानी से आराम से जोड़ सकते हैं।
स्कंदगुप्त व बंधुवर्मा गांधार के क्षेत्र की घाटी में जाते हैं। वहाँ स्कंदगुप्त बंधुवर्मा से कुंभा की तरफ जाने को कहता है, लेकिन वह नहीं जाता। आग्रह करके स्कंदगुप्त को ही भेजता है। फिर लड़ाई होती है, हुन भाग जाते हैं, बंधुवर्मा वीर गति को प्राप्त होता है। यानी आपको पूछा जा सकता है कि मातृगुप्त को किस अंक में कश्मीर का शासक नियुक्त किया गया, तो तीसरे अंक में। बंधुवर्मा वीर गति को कब प्राप्त होता है, तो किस अंक में, तो तीसरे अंक में। अब देखिए चौथा अंक प्रारंभ होगा। चौथा अंक क्या कहता है, नाटक का चौथा अंक, विजया और अनंत देवी प्रकोष्ठ जो है कमरे को कहा जाता है। मैं दोनों आपस में बात करती है, विजया अनंत देवी के ऊपर भड़क जाती है। सर्वनाग कहता है कि चारों तरफ आतंक है, भट्टार की पिशाच लीला सफल हो रही है, चलो समाज के लिए कुछ करते हैं। विजया साथ में तैयार हो जाती है। यानी भट्टार को जो है हमेशा हुनों से मिलने की बात करता है, तो इसलिए हाँ ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। भट्टार के शिविर पर कमला व देवकी आते हैं और दोनों भट्टार से स्कंदगुप्त के बारे में पूछती हैं। भट्टार कहता है पता नहीं वह हिमालय में कहीं खो गया है, क्योंकि लड़ाई हो रही थी, आपने पिछले अंक में देखा, तीसरे अंक में। ऐसा सुनकर देवकी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अचानक से ऐसा सुनती है और वहीं देवकी के प्राण उखड़ जाते हैं। एक केस में कश्मीर का दृश्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दृश्य है, ये भी चौथे अंक में ही है, लेकिन इस दृश्य को आप ध्यान में रखिए। जैसे हमने कुल 33 दृश्य देखे ना नाटक में, तो ये कश्मीर के दृश्य में क्या होता है, मातृगुप्त एक स्त्री है और एक दंड नायक एक चर आकर खबर देता है कि महाराज स्कंदगुप्त अब नहीं रहे। यानी कि वहाँ कौन कौन था, एक स्त्री थी, एक दंड नायक था। तभी चर आकर वहाँ खबर देता है कि स्कंदगुप्त नहीं रहे, पंचहूनों के ने अधिकार कर लिया है, अब वे कश्मीर पर आक्रमण करना चाहते हैं। ऐसा जो है खबर देता है एक गुप्तचर आकर, चर मतलब गुप्तचर आकर। और यही मातृगुप्त मालिनी को एक रमणी के रूप में देखता है। मालिनी जो उसकी प्रेमिका है, उसका दिल टूट जाता है, वो अपना राजपाट छोड़कर चला जाता है, निकल लेता है, चला जाता है। धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति आकर कश्मीर को बचाने का प्रयत्न करते हैं। ये आपके चौथे अंक में ही घटित हो रहा है। विजया और मातृगुप्त मिलते हैं और दोनों साथ हो जाते हैं। इधर स्कंद गुप्त विचित्र अवस्था में कमला की कुटी में आता है, यानी कि वो कहीं खो गया था, तो वो विचित्र अवस्था में आता है युद्ध के दौरान। वहाँ हुनों से बचने के लिए देवसेना भी भाग कर आती है, लेकिन पर्ण दत्त आकर देवसेना को बचा लेता है और उसे ले जाता है। फिर स्कंदगुप्त को कमला और उसकी माँ देवकी के बारे में पता चलता है, तो वहाँ मूर्छित हो जाता है। पांचवें अंक में क्या होता है, मुग्दल कहता है कि भाग्य चक्र तेरी बलिहारी बंधु वर्मा वीर गति के प्राप्त हुए हैं। जयमाला सती हो गई है और देवसेना को लेकर बूढ़ा पंडित महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। तो चक्रपालित भीम वर्मा मातृगुप्त राजधीराज को ढूंढ रहे हैं। अनंत देवी पुरगुप्त के साथ लेकर हुनों से संधि कर ली है। मगध में महादेवी और महामहिक बनने का अभिनय हो रहा है। भट्टार का पश्चाताप इसी अंक में है। पांचवें अंक में स्कंदगुप्त माँ की समाधि पर आता है और यहाँ वो देवसेना को क्या कहता है, वो अपना प्रणय निवेदन करता है कि चलो हम लोग रहेंगे, अब साथ में रहेंगे, अब तो साम्राज्य रहा नहीं, लेकिन एक आम जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन देवसेना मना कर देती है और कहती है कि मैं आजीवन आपसे प्रेम करती रहूँगी, लेकिन आपसे शादी नहीं करूँगी, ये कहती है देवसेना और चली जाती है। विजया आती है, वो स्कंदगुप्त को कहती है कि मेरे पास जो है वो एक प्रकार का रत्नागिरी नाम का कोई रत्न होता है उसके पास, वो कहती है कि मेरे पास 2 रत्नागिरी हैं और इसे लेकर आप इसको रखिए और सेना बनाइए, ये अमूल्य निधि है और इससे आप अपनी सेना बनाइए और मुझसे विवाह कर लीजिए। लेकिन स्कंदगुप्त मना कर देता है। स्कंदगुप्त के मना करने पर विजया क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। तभी भट्टार्क आता है और वह भी आत्महत्या करना चाहता है, परंतु स्कंदगुप्त रोक लेता है और उसके अंतिम संस्कार की बात कहता है। ये 5वें अंक में हो रहा है। 5वें अंक में आगे क्या होता है, खिंगिल हुन आक्रमणकारी का प्रवेश होता है, यानी खिंगिल फिर आक्रमण करता है। पंडित की मृत्यु हो जाती है। पुरगुप्त और देवी को बंदी बनाकर धातुसेन आता है। स्कंदगुप्त कहता है भट्टार्क, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की, आज इस रणभूमि
मैं पुरगुप्त को युवराज बनाता हूँ, देखना मेरे जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। लेकिन स्कंदगुप्त साथ में ये भी कहता है कि देखना मेरी जन्मभूमि को बर्बाद नहीं करना, दुर्दशा नहीं करना इसकी। अंतिम दृश्य में एक उद्यान में देवसेना और स्कंदगुप्त समाज सेवा में एक दूसरे का साथ देने की बात करते हैं, अपने क्षणिक सुखों की तिलांजलि देने पर चर्चा करते हैं और स्कंदगुप्त देवसेना के सिर पर हाथ रखता है। ये सब जो है 5वें अंक में होता है। कुछ कुछ गीत हैं जो कि आपको आप इसको कर लीजिएगा कि कौन से गीत मुख्य गीत किसने गाया है, यानी गीतों के बोल। इस चीज़ को आप पक्का कर लीजिएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा। नहीं होगा तो मैं आपको बाद में जो कुल 17 गीत है ना, उस पर एक वीडियो ही बना दूँगी। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी है और आप इतना कर लेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू।